हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट क्या होती है वो हमने पहले जान चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के बारे में यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं उसको खुद कंज्यूम नहीं करते, बल्कि उसको रीसेल पर्पज़ के लिए लेते हैं या फिर उसको फर्दर मैन्युफैक्चर करने के लिए, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए वो परचेज करते हैं। तो ये होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? दीज कैरेक्टरिस्टिक आर मोर और लेस एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। जैसे अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल मार्केट, सेकंड है रीसेलर मार्केट, थर्ड है हमारी गवर्नमेंट मार्केट और फोर्थ है हमारी लास्ट है इंस्टीट्यूशनल मार्केट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट पे अप्लाई होते हैं, बट दीज आर मोर एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल और बिजनेस मार्केट। ज़्यादा से ज़्यादा ये किस पे अप्लाई होते हैं? इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस मार्केट पे इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फ्यूअर बायर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के अंदर जो बायर होते हैं, जो सेलर होते हैं। रीसेलर कौन होते हैं? रीसेलर की अगर हम बात करें तो होलसेलर हो गए, ठीक है, रिटेलर हो गए, या इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, ठीक है। वो क्या करते हैं? गुड्स को या प्रोडक्ट्स को लेते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं सप्लायर से, ठीक है। लेकिन ये इतनी क्वांटिटीज में नहीं होते, कुछ ही बायर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कंज्यूमर की बात करें, जो फाइनल गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल जो बायर होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि फ्यूअर बायर्स। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशनल बायर आर लेस इन नंबर कंपेयर्ड विद कंज्यूमर्स, therefore an industrial marketer normally deal with fewer buyers that does the consumer marketer. For instance, if a MRF, a leading tire manufacturing company, want to sell its tire in the industrial market, it may concentrate on one of the big automobile manufacturing concern. When the same company wishes to sell tire to consumer vehicle owners, it has to कॉन्टेक्ट लैक्स ऑफ व्हीकल ओनर्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी ये समझा दिया गया है कि अगर एक टायर कंपनी है, ठीक है, वो टायर सेल करना चाहती है, अगर वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर को अपने टायर देना चाहती है, यानी कि जो कार वगैरह में यूज़ करते हैं, जो भी व्हीकल वगैरह में टायर को यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, तो वो टायर कंपनी अगर अपने टायर कंज्यूमर को बेचना चाहती है तो बहुत सारे कंज्यूमर्स को सेल कर सकती है, बहुत सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर को सेल कर सकती है। लेकिन अगर टायर कंपनी बहुत लार्ज स्केल पे काम करना चाहती है, वो कंज्यूमर को ना बेच के इंडस्ट्रियल बायर्स को बेचना चाहती है, तो इंडस्ट्रियल बायर जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते जितने कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है लार्जर बायर। लार्जर बायर का मतलब है कि लार्जर क्वांटिटी में परचेज की जाती है, ठीक है। जो क्वांटिटी सप्लायर से परचेज की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बायर के थ्रू, वो लार्जर क्वांटिटी में की जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंज्यूमर्स, ठीक है। हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के अगर कंपेयर में अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटर होते हैं वो ज़्यादा क्वान्टिटी में गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है। Organizational buyer normally require larger quantity of goods, whereas personal consumer requires smaller quantity. Thus, individual buyer are large-scale buyers. Even among industrial buyer, a few large buyers normally account for most of the purchasing. In such industries such as automobile, telephone shops, cigarette, synthetic yarn, etc., a few top manufacturing account for more than a substantial part of total production. Such industries account for a major शेयर ऑफ रॉ मटेरियल बॉट इन द मार्केट। तो यही कहा गया कि जो इंडस्ट्रियल बायर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा शेयर्स क्या है परचेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन। जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन यानी कि यहाँ पे प्लेसेस की बात की गई है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स आर मेनली कंसंट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बायर होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से भी परचेज कर लेंगे, कुछ ही ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह को परचेज करते हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद एक्सेट्रा। वेयर एज कंज्यूमर्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर हर जगह है, हर कोई जो है गुड्स या सर्विसेज को, प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बायर जो होते हैं कुछ ही प्लेसेस से रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, क्योंकि उनको प्राइस भी देखना होता है, ठीक है, अपना ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी देखना होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेट करते हैं। For example, most of the companies in textile sector are located in the western belt of India.
Because of this geographical concentration of industrial market, the marketer need not establish distribution network throughout the country. This helps in reducing the cost of distribution. ठीक है, तो ये था हमारा जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट का, वो है ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड क्या होती है कि जो भी इंडस्ट्री के अंदर गुड्स वगैरह को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो कंज्यूमर्स की, जो एक्चुअल कंज्यूमर होते हैं, जो उस फाइनल गुड्स को कंज्यूम करते हैं, उनकी डिमांड्स को देख के ही क्या की जाती है, गुड्स वगैरह को बनाया जाता है इंडस्ट्री में। तो द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड इज अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, उसके बाद आता है इसका, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड परचेजेस स्टील एंड प्रोड्यूसेस कार फ्रॉम द कंज्यूमर मार्केट। इफ द कंज्यूमर डिमांड फॉर कार ड्रॉप, so will the demand for the steel and all the other parts used to make car will also fall। तो इसमें ये कहा गया मारुति उद्योग लिमिटेड क्या करती है, कार बनाती है, कार को मैन्युफैक्चर करती है, उसके लिए वो स्टील खरीदती है और बाकी अदर रॉ मटेरियल भी परचेज करती है। मान लो अगर कंज्यूमर्स ने कार की डिमांड को कम कर दिया, ठीक है, कार की डिमांड अगर नीचे गिर गई, तो जो इंडस्ट्रियल बायर है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल या अदर पार्ट्स को बाय करते हैं, उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद आता है इनइलास्टिक डिमांड। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जब डिमांड में कोई चेंज ना आ रहा हो, ठीक है। तो डिमांड फॉर मैनी इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज इज इनइलास्टिक एंड नॉट मच अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस, स्पेशली इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर जो डिमांड होती है इंडस्ट्रियल गुड्स की, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर प्राइस में चेंज आता है तो भी नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों? बिकॉज प्रोड्यूसर कैन नॉट मेक क्विक चेंजेस इन प्रोडक्शन शेड्यूल। क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर है वो एकदम से क्या नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में चेंज हो सकता है, लॉन्ग रन में जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, लेकिन शॉर्ट रन में जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, फुटवेयर मैन्युफैक्चर विल नॉट बाय मच मोर लेदर इफ द प्राइस ऑफ लेदर फॉल, nor will they buy less leather if the price rises, unless they can find satisfactory substitute. In case of price increases of industrial products such as raw material, the manufacturer will increase the price of the finished goods. In this way, they pass on the price increase to the ultimate consumer। तो इसमें यही कहा गया है इन इलास्टिक डिमांड में कि शॉर्ट रन के अंदर जो डिमांड है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मान लो अगर प्राइस भी चेंज हो रहे हैं ना रॉ मटेरियल के, तो भी वो क्या नहीं करेंगे, डिमांड को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो उस फाइनल गुड्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अगर वो ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर वो गुड्स को कम बनाते हैं प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो उनके जो बायर है वो किसी और दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, फाइनल गुड्स के प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे फ्लक्चुएटिंग डिमांड। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्लक्चुएटिंग डिमांड। तो द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज टेंड टू बी more volatile than for consumer goods and services. This is especially true of the demand for new plants and equipment. A given percentage increase in consumer demand can lead to a much larger percentage increase in the demand for necessary plant and equipment to produce the additional quantity. In order to meet the increased demand, economists refer to this as a acceleration principle. फ्लक्चुएटिंग डिमांड का मतलब क्या कहता है, मान लो जो इंडस्ट्रियल गुड्स या सर्विसेज की जो डिमांड की जा रही है उसमें ज़्यादा चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड से। क्योंकि अगर मान लो कंज्यूमर ने गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा कर दी, कंज्यूमर ने गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा करती, तो उन गुड्स को बनाने के लिए हमें प्लांट वगैरह मशीनरी वगैरह भी तो चाहिए, एडिशनल कैपेसिटी होनी चाहिए उस मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पास, ताकि वो क्या कर सके, उनकी डिमांड को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो जितनी डिमांड में चेंज आएगा कंज्यूमर की, उससे कई गुना ज़्यादा किस में चेंज आएगा, हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड में चेंज आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रोफेशनल परचेजिंग। प्रोफेशनल परचेजिंग क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द organization have professionally trained personnel in the purchasing division. Goods are purchased by these specialists. These are professional journal which provide information for the benefit of these professional buyers. Consumer on the other hand are less trained in the art of careful buying. Purchase committee comprising experts and top management are common in the purchase of major goods. In addition to this, in any of the buying instruments such as purchase contract are not found in कंज्यूमर बाइंग। तो इसमें एक और करेक्टरिस्टिक क्या बताया है ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग का, ये है कि जो भी परचेज डिपार्टमेंट है वो कैसा है, प्रोफेशनल परचेज मैन पावर है वहाँ पे। क्योंकि जितने भी परचेजिंग से रिगार्डिंग डिसीजन लेते हो वो एक प्रोफेशन के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही ये क्या है,
बार बार उस रॉ मटेरियल को परचेज करना, ठीक है, बार बार वो इक्विपमेंट को परचेज करना, तो वो क्या है, प्रोफेशनल बन चुके हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज आ चुकी है कि किस तरीके से डील करना है, कौन से गुड्स खरीदने हैं, कितने प्राइस में खरीदने हैं। लेकिन अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर इतने ट्रेंड नहीं होते, ठीक है, बाइंग करते वक्त। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप। क्या है? क्लोज सप्लायर और कस्टमर रिलेशनशिप विद द स्मॉलर कस्टमर बेस एंड द इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ द लार्जर कस्टमर। हमने एक पॉइंट स्टार्टिंग में पॉइंट पढ़ा था कि जो हमारे इंडस्ट्रियल बायर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, कुछ ही होते हैं, लेकिन कुछ ही बायर्स होने के बाद भी, फ्यूअर बायर्स होने के बाद भी जो इनकी क्वांटिटी ये जो परचेज करते हैं वो लार्जर क्वांटिटी परचेज करते हैं। इतनी एक कॉमन कंज्यूमर परचेज नहीं कर सकता, ना ही वो करता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेलर्स आर फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड टू कस्टमाइज देयर ऑफरिंग्स, प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। तो ये क्या, इनको क्या करना होता है, इनको जो डिमांड है, कंज्यूमर की डिमांड तो आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, क्योंकि उनके टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, इनकम में चेंज आने की वजह से, कंपटीशन मार्केट में आने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, तो यहाँ पे क्या है, सप्लायर और कस्टमर में क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी कि जो हमारा कस्टमर, यहाँ पे किसको कहा गया है, इंडस्ट्रियल बायर को कहा गया है कि इंडस्ट्रियल बायर और जो इंडस्ट्रियल बायर जिन भी सप्लायर से सामान खरीदते हैं उनके बीच में अच्छी रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हमारा प्रोड्यूसर या इंडस्ट्रियल बायर डिमांड करे रॉ मटेरियल की, तो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल सेल्स कॉल का मतलब क्या है, विद द मोर पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, द सेल representative or sales team from the industrial supplier are required to call many times before getting an order from an industrial buyer। तो यहाँ पे दो जनों की बात की गई है, फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सप्लायर और सेकंड है इंडस्ट्रियल बायर। तो इंडस्ट्रियल बायर को यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल बायर भी बोल सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल बायर होते हैं और जो इंडस्ट्रियल सप्लायर होते हैं, तो इंडस्ट्रियल सप्लायर क्या करते हैं, उसकी जो सेल्स टीम होती है जो सामान को सेल करने का काम करती है, उसको पता होता है कि कौन उनके गुड्स को परचेज कर सकता है लार्जर क्वांटिटी में। तो ये क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल सप्लायर होते हैं वो बहुत बार, काफ़ी टाइम्स क्या करते हैं, मल्टीपल कॉल करते हैं इंडस्ट्रियल बायर को कि ऑर्डर लो, ऑर्डर लेते हैं उनसे, क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल बायर से ऑर्डर लेते हैं कि भाई ये नया सामान आया है, आप खरीद सकते हो, और प्राइस वगैरह बताते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सेवरल कॉल्स करने के बाद उनको क्या मिलता है, ऑर्डर मिलता है। तो अ लॉन्ग पीरियड रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू वीक टू फ्यू मंथ इज रिक्वायर्ड टू गेट एन ऑर्डर फॉर मेजर कैपिटल इक्विपमेंट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल बायर्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है डायरेक्ट परचेजिंग। डायरेक्ट परचेजिंग का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बायर, पर्टिकुलरली बिजनेस बायर्स, ऑफ्टन बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, रेदर देन थ्रू इंटरमीडियरीज, स्पेशली प्रोडक्ट दैट आर टेक्निकली कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव। यानी कि जो हमारा एक और बेनिफिट हमें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक समझ में आया है, निकल के आया है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट का करेक्टरिस्टिक क्या है, डायरेक्ट परचेजिंग। या जो इंडस्ट्रियल बायर होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल सप्लायर से गुड्स को परचेज करते हैं, प्रोडक्ट्स को या इक्विपमेंट्स को परचेज करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और वो इसलिए डीलर्स को हटा देते हैं ताकि जो उनकी कॉस्ट है वो क्या है, कम आए, ठीक है। एक और नया जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है, दो लास्ट करेक्टरिस्टिक बचे हुए यहाँ पे है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या होता है, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल सप्लायर है और इंडस्ट्रियल बायर है, तो इंडस्ट्रियल सप्लायर से इंडस्ट्रियल बायर क्या करता है, रॉ मटेरियल को परचेज करता है, उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही कस्टमर के पास पहुंचता है। तो इंडस्ट्रियल बायर यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई जो भी हम आपसे रॉ मटेरियल लेंगे, इंडस्ट्रियल सप्लायर से इंडस्ट्रियल बायर ने रॉ मटेरियल लिया, अब इंडस्ट्रियल बायर कहता है कि भाई हाँ, हम रॉ मटेरियल तो ले लेंगे, लेकिन आपको जो हम फिनिश गुड बनाएंगे उसको आपको लेना पड़ेगा, उसको आपको लेना पड़ेगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल बायर यहाँ पे ये बात भी कहता है कि जो रॉ मटेरियल हम आपसे खरीदेंगे ना, वो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस में हमें देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमसे फिनिश गुड खरीद रहे हो तो हमें जो रॉ मटेरियल दे रहे हो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेसिप्रोसिटी ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशनल बायर ऑफ्टन सेलेक्ट दो सप्लायर वो ऑल्सो इन टर्न बाय फ्रॉम देम। ज़रूरी नहीं है कि हर एक सप्लायर कहेगा हाँ हम खरीदेंगे, उन्हीं सप्लायर से सामान लेगा इंडस्ट्रियल बायर जो उनके सामान को खरीद सके, परचेज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अ पेपर मैन्युफैक्चरर हु बाय केमिकल फ्रॉम अ केमिकल कंपनी दैट इज बाइंग अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ इट्स पेपर।
Even in this reciprocal buying situation, the buyer will make sure to get the supplies at a competitive price of proper quality and services. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोसिटी होती है। उसके बाद हमारा लास्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है लीजिंग। लीजिंग क्या कहता है? इन केस ऑफ मेजर एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट मैनी इंडस्ट्रियल बायर लीज रेदर देन बाइंग इन ऑर्डर टू कंजर्व फंड्स, गेट द लेटेस्ट प्रोडक्ट, रिसीव बेटर सर्विसेज एंड गेन टैक्स एडवांटेजेस। इसमें लीजिंग के अंदर ये कहा गया है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल बायर होते हैं उनको टेक्नोलॉजी रैपिड वे में चेंज करनी होती है, क्योंकि आज के समय में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर बहुत नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गुड्स या सर्विसेज को ला रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेके आना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो यहाँ पे उन टेक्नोलॉजी को परचेज करने की बजाय जो हमारा इंडस्ट्रियल बायर है वो क्या करता है, उनको लीज पे ले लेता है। लीज पे लेने के क्या फ़ायदे होते हैं? वो अपना पैसा बचा सकता है, उसको ख़रीदना नहीं पड़ता। दूसरा, नए लेटेस्ट प्रोडक्ट को वो मार्केट में ला सकता है, नए लेटेस्ट प्रोडक्ट्स उसको मिल जाते हैं। उसके बाद अच्छी से अच्छी सर्विस मिलती है और टैक्स बेनिफिट भी, टैक्स एडवांटेजेस भी मिल जाता है। तो द लीजर जो लीज पे देता है ऑफ्टन मेक मोर प्रॉफिट एंड सेल टू कस्टमर हु कुड नॉट अफोर्ड और आउटराइट परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट। यानी कि जो लीजर है वो क्या करता है, इन सामानों को अपने पास रखता है और इन सामानों को लीज पे देता रहता है और उससे क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, उन कस्टमर्स को, उन बायर को देता है जो इन इक्विपमेंट्स को परचेज नहीं कर सकते। तो देयर आर सर्टेन इनकम टैक्स बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट गिवन टू बोथ द लेजर एंड द लीजिंग। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक हमने अभी यहाँ पे पढ़े हैं, ताकि हम रिवाइज हो जाए। फर्स्ट है फ्यूअर बायर्स, सेकंड है फ्यूअर बायर्स बाय इन अ लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल बायर होते हैं वो क्या करते हैं, लार्जर क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं इंडस्ट्रियल सप्लायर से। उसके बाद है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन। जो इंडस्ट्रियल बायर होते हैं ऐसा नहीं है कहीं से भी खरीद लेंगे, कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्लेसेस होती है जहाँ से ये क्या करते हैं, परचेज करते हैं, क्योंकि प्राइस उनको कम पड़ जाता है। साथ ही साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का भी ध्यान में रखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा ना आए। उसके बाद आता है डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स या सर्विसेज की डिमांड होती है वो कहाँ से की जाती है, कंज्यूमर गुड्स जितनी भी डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जो है होती है। उसके बाद आता है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड कहता है कि शॉर्ट रन के अंदर जो डिमांड है इंडस्ट्रियल गुड्स या सर्विसेज की वो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर प्राइस भी कम या ज़्यादा होते हैं तो भी हमारी जो इंडस्ट्रियल गुड्स या सर्विसेज की डिमांड है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लॉन्ग रन में हाँ चेंज आ सकता है। लॉन्ग रन में डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि उनके पास टाइम होता है कि वो अपने प्रोडक्शन स्केड्यूल में चेंज कर सके। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि प्राइस में चेंज होने की वजह से वो अपने प्रोडक्शन स्केड्यूल में चेंज कर सके। ठीक है, उसके बाद था हमारा फ्लक्चुएटिंग डिमांड। फ्लक्चुएटिंग डिमांड कहती है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल गुड्स या सर्विसेज की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर ने गुड्स या सर्विसेज की डिमांड को इंक्रीज़ किया तो जो एज़ कम्पेयर टू दैट उसके अकॉर्डिंग जो हमारे कंज्यूमर डिमांड की है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडस्ट्रियल सप्लायर, जो इंडस्ट्रियल सेलर है, जो फिनिश गुड्स को बनाता है, उसको डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी अपने इक्विपमेंट्स के लिए, नए प्लांट्स मशीनरी के लिए, तभी वो एडिशनल डिमांड जो कंज्यूमर की वो फुलफिल कर पाएगा। उसके बाद था हमारा प्रोफेशनल परचेजिंग, यानी कि जो भी परचेज डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्रियल का। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल बायर का जो परचेज डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, प्रोफेशनल होते हैं उसके अंदर। वो हर एक चीज़ को ध्यान में रख के कॉन्सेंट्रेट करके ही डिमांड को परचेज को करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल को तभी परचेज किया जाता है किसके द्वारा, प्रोफेशनल परचेजर के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, इनको एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ से खरीदना चाहिए, किस तरीके के गुड्स को खरीदना चाहिए। इतना एक्सपीरियंस हमारे कंज्यूमर को नहीं होता। ठीक है, उसके बाद था क्लोज सप्लायर और कस्टमर रिलेशनशिप। जो हमारे इंडस्ट्रियल सप्लायर है, जो इंडस्ट्रियल बायर है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल बायर है वो फ्यूअर बायर्स है और लार्जर क्वांटिटी में खरीदते हैं, इसलिए जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको अपनी रॉ मटेरियल की डिमांड में भी चेंज लाना पड़ता है। तो उस चीज़ का ध्यान हमारे इंडस्ट्रियल सप्लायर को और बायर को रखना चाहिए, तभी हो पाएगा, तब दोनों के बीच में अच्छा क्लोज रिलेशनशिप होगा। इसके बाद है मल्टीपल सेल कॉल। मल्टीपल सेल कॉल कहती है कि जो इंडस्ट्रियल सेलर है और जो इंडस्ट्रियल बायर है, इंडस्ट्रियल सेलर क्या करते हैं, बार बार मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, कॉल करते हैं इंडस्ट्रियल बायर्स को, क्योंकि इंडस्ट्रियल बायर लार्जर क्वांटिटी में गुड्स या सर्विसेज को इंडस्ट्रियल सप्लायर से परचेज करते हैं। इसलिए काफ़ी रिपीटेड कॉल्स के बाद इंडस्ट्रियल बायर से जो है उनको ऑर्डर रिसीव होता है काफ़ी टाइम के बाद।
उसके बाद था डायरेक्ट परचेज, जो हमारे इंडस्ट्रियल बायर होते हैं वो इंडस्ट्रियल सप्लायर से डायरेक्टली परचेज करते हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएटरी वगैरह नहीं होता, क्योंकि जो गुड्स होते हैं वो टेक्निकल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो है वो डायरेक्ट परचेज की जाती है, ताकि जो पर यूनिट की कॉस्ट है वो ज़्यादा ना आए। अगर पहले से ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे आउटपुट, जो फाइनल आउटपुट है उसकी कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद था हमारा नेक्स्ट पॉइंट रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी यही है कि इंडस्ट्रियल सप्लायर से अगर इंडस्ट्रियल बायर कोई रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो इंडस्ट्रियल बायर ये कहता है कि भाई तुम्हें भी जो फिनिश गुड्स है वो मुझसे परचेज करना पड़ेगा, और जो मैं तुमसे गुड्स या सर्विसेज को परचेज करूंगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल बायर कहता है कि मैं तुमसे रॉ मटेरियल को परचेज करूंगा, तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खराब क्वालिटी के या अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो या फिर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्राइस होना चाहिए, सही प्राइस होना चाहिए, सही क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी सर्विसेज मुझे मिलनी चाहिए। कौन कहता है? इंडस्ट्रियल बायर। तभी मैं तुमसे सामान खरीदूंगा जब तुम मुझसे फिनिश गुड्स को परचेज करोगे। ज़्यादा अच्छे से समझना है तो वीडियो को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद है लीजिंग। लीजिंग क्या होती है? यही है कि इंडस्ट्रियल बायर के पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं होते कि वो परचेज कर सके, इसलिए वो लीज पे ले लेता है। लीज पे लेता है तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों लीजर और लीजी दोनों को क्या करते हैं? टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको सभी को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।